उसने इशारा किया था। जब दिलीप उस ओर देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सुदेश और दिलीप दोनों ही हक्के बक्के रह गए थे। उन दोनों के सामने काला सूट पहनकर मायाधारी खड़ी हुई थी, जिसके हाथों में एक काली बिल्ली थी जो उसने दिलीप के घर से ही पकड़ी थी। मायाधारी के हाथ खून से सन गए थे। वो खून किसी और का नहीं, उसी काली बिल्ली का था। मायाधारी ने उस बिल्ली को मार दिया था और अपने हाथों की ताकत से उसकी आंखें निकाल रही थी। दिलीप और सुदेश की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मायाधारी क्या कर रही थी। डर के मारे दोनों के हाथ पैर कांपने लग गए थे। मायाधारी बड़ी ही बेरहमी के साथ उस बिल्ली की दोनों आंखें निकालकर अपनी पुरानी आंखों की जगह बिल्ली की आंखें लगा लेती है। मायाधारी की हरकतें देखकर दिलीप को विश्वास हो गया था कि सुदेश यक्षिणी को नहीं बल्कि मायाधारी को ही लेकर आया था, क्योंकि वो ही ऐसे खौफनाक काम कर सकती है। मायाधारी बिल्ली की आंखों को लगाते हुए कहती है, आंखें बिल्ली की हो या इंसानों की, आंखें आंखें ही होती हैं। जैसे ही मायाधारी की नजर दिलीप पर पड़ती है, दिलीप मायाधारी के सामने नतमस्तक हो जाता है। पहली बार सुदेश अपने जीजा जी को किसी के सामने झुकते हुए देख रहा था, वो भी इतना। सुदेश मन ही मन कहता है, डर अच्छे अच्छों के घमंड को बदल देता है। दिलीप मायाधारी के पैर पकड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ मायाधारी जी आप आ गई। मुझे बचा लीजिए मायाधारी जी, मुझे बचा लीजिए उस यक्षिणी से, वरना वो मुझे मार देगी। मायाधारी कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि चुपचाप हवेली को बड़े ही गौर से चारों तरफ से देखने लग जाती है। दिलीप जानता था कि मायाधारी तभी बोलती है जब उसे बोलना रहता है, वो ऐसे नहीं बोलती है, किसी को भाव नहीं देती है। इसलिए दिलीप चुपचाप उठकर खड़ा हो जाता है। मायाधारी हवेली को देखते हुए कहती है, तुम्हारी हवेली में क्या सौदाइनें रहती हैं जो जादू टोना करती हैं? मायाधारी का सवाल सुनकर सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है। उस पर कंचन भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी और मायाधारी जी भी आते से ही वही बात बोल रही है। क्या हमारे घर में सच में सौदाइन रहती है? अगर रहती है तो आखिर वो कौन है? सुदेश इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही दिलीप बोल पड़ता है, नहीं नहीं मायाधारी जी, हमारे घर में सौदाइन नहीं बल्कि एक अघोरी रहता था। पहले ये हवेली उसी की थी, हो सकता है उसी की वजह से आपको ऐसा कुछ लग रहा हो। मायाधारी कुछ जवाब नहीं देती है, अपने हाथ की बिल्ली को वहीं पर पटक देती है। मायाधारी अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, दीपा जरा देना। ये बात मायाधारी ने अपनी दूसरी सेविका दीपा से कही थी, जो उससे 8 कदम की दूरी पर खड़ी थी। दिलीप और सुदेश जब हॉल में आए थे तो उनकी नजरें सीधे मायाधारी पर पड़ी थी, इसलिए वो दोनों दीपा को देख नहीं पाए थे। दीपा आगे बढ़ती है और मायाधारी के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़ा देती है। दिलीप को लगता है कि हवेली में अंधेरा पसरा हुआ है, इसलिए मायाधारी ने दीपा को मोमबत्ती जलाने के लिए बोला था। इसलिए वो बेफिक्री से बोल पड़ता है, मायाधारी जी इसकी क्या जरूरत है, मैं लाइट चालू करवा देता हूँ ना, हवेली में लाइट है। मायाधारी गुस्से के साथ अपने मुंह पर उंगली रखते हुए दिलीप को चुप रहने का इशारा करती है। दिलीप बिना कोई सवाल किए चुप हो जाता है। मायाधारी मन ही मन मंत्र दोहराती है और उस मोमबत्ती पर फूंक देती है। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझती है, उसके अंदर से एक लाल साया निकलता है, जिसकी शैतान की तरह मुंडी थी। उस लाल साये में मूवमेंट हो रहा था। मायाधारी उस लाल साये के पीछे पीछे जाने लगती है। सभी लोग मायाधारी के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। मायाधारी उस लाल साये का पीछा करते करते तहखाने के अंदर पहुंच जाती है। तहखाने के अंदर घुसते ही वो लाल साया अपने आप गायब हो जाता है, ठीक उस तरह जिस तरह वो आया था। मायाधारी तहखाने के अंदर कदम रखते हुए कहती है, यही है न वो तहखाना जहां पर बैठकर कंचन ने पूजा की थी? सुदेश झट से बोल पड़ता है, हाँ मायाधारी जी, यही है वो तहखाना। पर आपको कैसे इस तहखाने के बारे में पता चला? हमने तो आपको इस तहखाने के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। मायाधारी हंसते हुए कहती है, मायाधारी की माया पलट देती है सारी काया। मायाधारी के हंसने की आवाज तहखाने में गूंजने लग गई थी। मायाधारी हंसी रही थी कि उसकी हंसी अपने आप एक मातम में बदल जाती है। वो एकदम चुप हो जाती है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। मायाधारी की नजर तहखाने के अंदर रखे एक संदूक पर पड़ी थी। वही संदूक जिसके नीचे एक बॉक्स में रजनी ने अमोदिता, सुदेश, वंदना और घर के सभी लोगों के वुडू बनाकर रखे हुए थे। मायाधारी अपने कदम उस संदूक के पास बढ़ाने लग जाती है।
जब मायाधारी उस संदूक के पास पहुंचती है तो देखती है कि उस संदूक के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा हुआ था। मायाधारी झट से वो लाल कपड़ा वहां से हटा देती है और वो देखती है कि उस लाल कपड़े के नीचे 2 पैर और 2 हाथ की हड्डियां रखी हुई। उन दोनों के ही हाथ पैर के अंगूठे नहीं थे। दिलीप नर्म लहजे के साथ बोलता है, ये कंचन जी की हड्डियां हैं। उस चिता में बस हमें यही हिस्सा मिला उनके शरीर का, और कुछ नहीं मिला। मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाला था, पर आप तो पहले ही इसके पास पहुंच गई। मायाधारी कुछ जवाब नहीं देती है। वो संदूक के पास बैठती है और जैसे ही कंचन की हड्डियों को हाथ लगाती है, वो उस पल में चली जाती है जब कंचन ने यक्षिणी को अपने काबू में कर लिया था। यक्षिणी के दोनों हाथ अदृश्य रस्सी से बंधे हुए थे और कंचन उस पर कोड़े बरसाए जा रही थी। कंचन आसमान की ओर देखते हुए कहती है, 3 बजने में अभी वक्त है, उससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। पहले थोड़ा तड़पा तो लूं। इतना कहकर कंचन यक्षिणी पर कोड़े बरसाने लग जाती है। जब कंचन का मन यक्षिणी को मारते मारते भर जाता है तो कंचन वो कमल का फूल जिसमें उसने यक्षिणी का बाल बांधा था, उस कमल के फूल को वापस से खोपड़ी के अंदर रख देती है और मृत्यु साधना करने लग जाती है। मंत्रों की आवाज घाट पर गूंजने लग जाती है। कंचन साधना कर ही रही थी कि तभी यक्षिणी, जो कि कोई और नहीं यामिनी ही थी, आसमान की तरफ चांद को देखने लग जाती है। जैसे ही चांद हल्का सा अपनी जगह पर से हिलता है, उसके आसपास के काले बादलों में मूवमेंट होती है। यक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है। यक्षिणी हंसने लग जाती है। यक्षिणी की हंसी सुनकर कंचन मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी को क्या हो गया? अभी तो दर्द से करा रही थी और अब अचानक हंसने लग गई। कंचन बहुत कोशिश कर रही थी कि यक्षिणी की हंसी पर ध्यान न दे, पर चाहकर भी अपना ध्यान उसकी हंसी से हटा नहीं पा रही थी। यक्षिणी की हंसी कंचन की साधना में बाधा डाल रही थी, इसलिए कंचन अपनी आंखें खोल लेती है। कंचन गुस्से के साथ कहती है, हंस ले यक्षिणी, हंस ले। मौत के पहले जितना हंसना चाहती है हंस ले। तू अभिशाप खत्म करके अपने लोक जाना चाहती थी ना, पर कभी नहीं जा पाई, क्योंकि इसी लोक में आज मैं तेरी समाधि बना दूंगी। यक्षिणी अभी भी हंसते रहती है। कंचन ने अभी दूसरा मंत्र पढ़ने के लिए अपनी मुट्ठी भींची ही थी कि तभी यक्षिणी हंसते हुए कहती है, मुझे मारने से पहले जरा एक बार आसमान की तरफ तो देख ले कंचन रानी। कंचन भी हंसते हुए कहती है, अच्छा, तो यही है तेरी आखिरी ख्वाहिश? तो ले, वो भी पूरी कर देती हूँ मैं। इतना कहकर कंचन आसमान की तरफ देखने लग जाती है। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है, उसके चेहरे की हंसी गायब होने लग जाती है। वो देखती है कि चांद बहुत ही तेजी के साथ अपनी जगह पर से आगे बढ़ रहा था। ये देखकर कंचन की आंखें चकरा जाती है। कंचन अपने हाथ से चांद की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। यक्षिणी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। यक्षिणी सिर्फ यक्षिण लोक की रानी नहीं है, बल्कि वो प्रकृति की भी रानी है। उसका वश सभी चीजों पर चलता है, चाहे फिर वो धरती हो या आसमान। यक्षिणी की बातें सुनकर कंचन की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। उसके चेहरे पर अब यक्षिणी का खौफ साफ नजर आ रहा था। यक्षिणी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, तू चांद की स्थिति देखकर वक्त का पता लगा रही थी ना? क्या बोला था तूने? चांद को देखकर कि अभी तो बहुत वक्त है, पहले तुझे थोड़ा सता तो लूं। तू अब जानना नहीं चाहेगी कितना वक्त हुआ है कंचन? कंचन कुछ जवाब नहीं देती है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो जानना चाहती थी कि आखिर वक्त क्या हुआ था। कहीं 3 तो नहीं बज गए थे? यक्षिणी की काली शक्तियां तो नहीं बढ़ गई? यक्षिणी आसमान की तरफ देखने लग जाती है और यक्षिणी की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे चांद तक पहुंच रही थी, और चांद धीरे धीरे अपनी सही पोजीशन पर आने लग जाता है। जैसे ही चांद अपनी सही लोकेशन पर आता है, कंचन के होश उड़ जाते हैं। कंचन चांद को देख डरते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि 3:15 हो चुके हैं। यक्षिणी कहती है, हाँ कंचन, 3 तो कब के बज चुके हैं, और 3 बजने के साथ ही तेरी मौत का वक्त भी आ गया है। कंचन डरने लग जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, नहीं, तू तू मुझे मार नहीं सकती। यक्षिणी, तू शायद भूल रही है, मेरे पास तेरा बाल है, और मुझे पता है तू एक डायन है और डायन की जान उसके बालों में होती है। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। यक्षिणी हंसते हुए कहती है, क्या कहा? तेरे पास मेरा बाल है?
जरा दिखा तो कहाँ है। मैं भी तो देखूं अपना टूटा बाल। बड़ा वक्त हो गया, टूटा बाल नहीं देखा मैंने अपना। यक्षिणी जैसे ही ये बात बोलती है, कंचन खोपड़ी की तरफ देखती है जिसमें उसने नीले बाल कमल के फूल पर बांध कर रखे थे। वो देखती है कि वो कमल का फूल और बाल उसी के अंदर था। ये देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। पर ये खुशी उसके पास ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। धीरे धीरे घाट की हवाएं तेज होने लग गई थी और वो इतनी तेज हो जाती है कि घाट की रेत हवा में उड़ने लग जाती है। देखते ही देखते वो खोपड़ी के अंदर से कमल का फूल अपने आप गोल गोल घूमने लग जाता है और यक्षिणी का बाल जो उस पर लपेटा हुआ था वो खुलने लग जाता है। ये सब देखकर कंचन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे ही वो बाल पूरी तरह खुलता है, यक्षिणी जिस अदृश्य रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी भी खुल जाती है। यक्षिणी के हाथ आजाद हो जाते हैं। वो बाल कमल के फूल से खुलकर हवा में उड़ने लग जाता है और उड़ते उड़ते ही यक्षिणी के पास चले जाता है। यक्षिणी उस बाल को पकड़ती है और अपने बालों से मिला लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल यक्षिणी के बाल से वापस जुड़ गए हों। कंचन अपनी जगह पर से खड़ी हो जाती है। वो यक्षिणी को मारने के लिए कोई सा मंत्र पढ़ने ही वाली थी कि उससे पहले ही यक्षिणी गुस्से के साथ डरावनी आवाज में कहती है, तू मुझे मारेगी? मुझे? यक्षिणी को? यक्षिणी को कोई नहीं मार सकता, तेरी वो मायाधारी भी नहीं। यक्षिणी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी आंखों में आग नजर आने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपनी गुस्से से भरी आंखों से खोपड़ी की तरफ देखती है, वो खोपड़ी फटाक से फूट जाती है। उसके टुकड़े चूर चूर हो जाते हैं। ये सब देखकर कंचन के तो पांव तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये पल आएगा। कंचन जहां पर साधना कर रही थी, वहीं सूखी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें ऐसे जमाया गया था जैसे मृत्यु शैया को बनाया जाता है। जब यक्षिणी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, तो उस लकड़ी के ढेर में भी आग लग जाती है। यक्षिणी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो आग बबूला होते हुए कहती है, तू मुझे मारने आई थी, यक्षिणी को? तो अब मर तू। एक तेज हवा का झोंका आता है जो कंचन को हवा में उठाकर सीधे जलती हुई लकड़ियों पर ले जाता है। कंचन चीखती है, नहीं। लकड़ियों के ढेर के जलने के साथ ही कंचन की चिता भी जल जाती है। मायाधारी उस पल में से वापस आ जाती है जब कंचन की मौत हुई थी। मायाधारी के साथ ही उसकी दूसरी सेविका दीपा को भी पता चल गया था कि यक्षिणी ने किस तरीके से कंचन को मौत के घाट उतारा था। दिलीप मायाधारी को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ मायाधारी जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, आप उस यक्षिणी को अमावस्या से पहले मार देंगी ना? मायाधारी दिलीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। कंचन की मौत ने उसे बहुत गहरा सदमा दिया था, क्योंकि कंचन उसके दिल के बहुत करीब थी और उसकी सब सेविका में से ज्यादा काली विद्याएं हासिल करने वालों में से एक थी। सुदेश भी मायाधारी पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ मायाधारी जी बताइए, आप उस यक्षिणी को मार देंगी ना? मायाधारी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है। वो कंचन की अस्थियों को उसी लाल कपड़े में बांधती है और उसे लेकर तहखाने से बाहर निकलने लग जाती है। दीपा भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। सुदेश दिलीप से पूछता है, जीजा जी, ये मायाधारी जी कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या ये भी उस यक्षिणी से डर गई? क्या उस यक्षिणी का कोई अंत नहीं कर सकता? सदियों